the statement states that if a line is drawn parallel to parallel side, if a line is drawn parallel to parallel side of a triangle, or in fact sorry गलत बोल गया, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, right? If a line is drawn parallel to one side of, इस triangle की कितनी sides हैं? 3. तो नॉर्मली अगर उसे समझना हो तो यहाँ मैं वो लाइन ये ले रहा हूँ, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, ये लाइन बाकी की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं? मान लिया ये उसको इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ? डी और ई पर, राइट? इन डिस्टिंक्ट पॉइंट ये कह सकते हैं ना. देन दिस लाइन डी ई डिवाइड्स दीज टू साइड्स ए बी एंड ए सी, राइट? in the same ratio means, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, स्टेटमेंट मैं लिखवाऊंगा इसकी. डीई मान लिया पैरेलल है बीसी के, राइट? अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि डी ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है और ई ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? अगर ऐसा है ट्राइंगल के अंदर तो ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी 100% होगा, इररेस्पेक्टिव वेदर द पॉइंट डी एंड ई आर मिड पॉइंट और नॉट. जरूरी नहीं है कि डी और ई मिड पॉइंट ही होने चाहिए, डी कहीं भी हो सकता है, ई कहीं भी हो सकता है, बट वन थिंग इज एब्सोल्युटली कंफर्म कि डी और ई को जब हम ज्वाइन करें तो वो निचले वाली साइड यानी कि बेस ऑफ द ट्राइंगल से पैरेलल होना चाहिए. क्या ये बात क्लियर है? बड़ी आसान सी चीज़ है, बिल्कुल खुले दिमाग से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. व्हाट आई सेड, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दिस लाइन डिवाइड दीज साइड्स. कौन सी साइड्स? ए बी एंड ए सी, राइट? इन द सेम रेशो. तो उसे सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, राइट? तो हमें यहाँ प्रूव ये करना है. अच्छा ये तो बात हो गई इसकी, जरूरी थोड़ा ना है. ऐसा भी मैं एक काम करता हूँ, एक ट्राइंगल ये ले लेता हूँ. अब इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए लाइन पैरेलल टू बी सी, अब मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ डी ई पैरेलल. अब किसके है ये? डी ए बी के, राइट? तो डी सी बाई ए डी इज इक्वल टू सी ई बाई बी ई बी 100% होगा, है या नहीं? ये बात क्लियर हो गई. दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, राइट? जरूरी थोड़ा ना वो लाइन जो हमने पैरेलल ड्रॉ की है वो बेस ऑफ द ट्राइंगल के ही पैरेलल हो सकता है कि इट मे बी पैरेलल टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल. तीसरा एक और केस भी बन सकता है, राइट? वो ये है, ये डी ये ई. अब ये डी किसके पैरेलल है? ए सी के पैरेलल है. अगर ए सी के पैरेलल है तो आपको अगर बात समझ आ गई है तो डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी होना चाहिए या नहीं? या सी होना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये तीन चीज़ें सबको क्लियर है? मेरी इस टॉपिक को लेके फिलहाल स्पीड स्लो रहेगी, राइट? क्योंकि दो चार कॉन्सेप्ट आपकी अगर पकड़ में आ गए तो फिर ये आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद निकाल लो. एनी डाउट टू इट? सिंपल सी बात है, ये मेरे सामने एक ट्राइंगल है. उस ट्राइंगल के अंदर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से करूँ या मिड से करूँ, कहीं से भी करूँ. अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल आ गई तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हमेशा होगा, राइट? और एग्जाम के अंदर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है. 3 मार्क्स तो इसकी स्टेटमेंट, एक नंबर है स्टेटमेंट लिखने का. स्टेटमेंट भी 90% स्टूडेंट्स गलत लिखते हैं. स्टेटमेंट आपने वही लिखनी है जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है एज पर द ब्लूप्रिंट ऑफ द सीबीएसई बोर्ड. मेरे शब्द नहीं है, ब्लूप्रिंट में साफ लिखा हुआ है कि अगर फुल मार्क्स देने हैं तो उसी बच्चे को देने जिसकी स्टेटमेंट आइडेंटिकल हो टू द सीबीएसई, टू द एनसीईआरटी. तो आपको वही स्टेटमेंट लिखनी है. 1 नंबर स्टेटमेंट का हो गया, राइट? 2 नंबर आपके प्रूफ के हो गए इसके पूरे, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन इसके साथ अटैच कर देंगे, न्यूमेरिकल अटैच कर देंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेम. तो 5 मार्क का ही क्वेश्चन बनता है.
राइट। अब आपको ऑलरेडी मालूम है इसने आना ही आना है, पक्की बात है आना है इसे। तो 5 मार्क का क्वेश्चन 9 मिनट कहता है बोर्ड कि 9 मिनट में निकालना चाहिए एक स्टूडेंट को आंसर, आपका 5 मिनट में निकलना चाहिए, बिकॉज आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इसकी। पूरा साल जम के एग्जाम्स होंगे, टेस्ट होंगे, तो ध्यान कहीं और भी है तो भी फटाफट सही आंसर लिख रहे हो आप इसका। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, लिखो। इफ ए लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, to intersect other two sides in distinct point, in distinct points, in distinct points, then prove that, other two sides of the triangle, other two sides of the triangle are divided, other two sides of the triangle are divided in the same ratio, are divided in the same ratio. So given a triangle ABC in which, पहले तो आपको फिगर बनानी है, फिगर 100% बनानी है। कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ज्योमेट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ फिगर एंड रीजनिंग। एज पर द बोर्ड एग्जाम आपको पहले फिगर बनानी है, अगर थ्योरम है या कुछ प्रूव करना है, ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है, तो उस फिगर से क्वेश्चन से रेलेवेंट गिवन कंडीशन होगी, उसे गिवन में लिखना है। फिर टू प्रूव क्या करना है, फिर कंस्ट्रक्शन, इफ देयर इज एनी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, हेल्पिंग स्टेज होती है फाइनल आंसर निकालने के लिए, और फिर प्रूफ लिखना है, तब पूरा आंसर करना है, जैसे मैं इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ। राइट, ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई इज पैरेलल विद बी सी, राइट, to intersect in D and E respectively, राइट। और हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इन विच लाइन डी ई पैरेलल विद बी सी इंटरसेक्टिंग, टू इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी इन डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। दिस इज प्रिसाइज, क्लियर है? यही तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसके अलावा क्या गिवन है? ठीक है, वो गिवन लिखना है आपने, कुछ नहीं उतारेंगे, आपको ये मैं नोट्स मिलने वाले हैं, तो वाइट यू आर कॉपिंग इट। नेक्स्ट, प्रूव क्या करना है भाई, एग्रीड, प्रूव ये करना है। अब कई क्वेश्चंस के अंदर प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्शन इज ए हेल्पिंग फिगर, ऑलवेज बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड लाइन। कैसे करना है सर? डॉटेड लाइन से क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या होगी जिसके कारण फाइनल आंसर आएगा? कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन बीई, ज्वाइन डीई, डीसी। अब मैं प्रैक्टिकली आपको एक चीज़ प्रूव करूंगा कि 9th क्लास का जो सिलेबस डिलीट हुआ उससे तुम्हें क्या नुकसान हुआ है, ये थ्योरम ही प्रूव कर देगी इस बात को। कंस्ट्रक्शन है यहाँ ज्वाइन DE and CD and draw
ई एफ। ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। कंस्ट्रक्शन क्लियर है। प्रूफ। यहाँ तक कोई डाउट? तो सब क्लियर हो गए। अब देखो हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। नाउ बात हो रही है ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। पहले मैं इसे रफली समझाऊंगा। रफली का मतलब है मैं लूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, राइट, और इसे डिवाइड कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई से। पहला स्टेप मेरा ये होगा इसके प्रूफ को करने के लिए, राइट। ए डी ई का एरिया क्या होगा भाई? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस ए डी होगा ना, बेस ए डी होगा या नहीं, और हाइट क्या होगी? ई एफ। किसी भी ट्राइंगल के अंदर बेस कौन सी साइड होती है? बेस इज ऑलवेज बी द साइड ऑन टू विच परपेंडिकुलर फॉल्स। जिस साइड पर आकर ट्राइंगल में परपेंडिकुलर गिरता है तो ये साइड बेस होगी। अगर ट्राइंगल के अंदर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये साइड जो है बेस होगी, और अगर ट्राइंगल में आपने यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिया तो ये साइड बेस होगी। In a triangle, base is always be the side on to which perpendicular falls, जहाँ पर परपेंडिकुलर आके गिरता है इस पर। क्या ये बात क्लियर है? तो आप जरा ध्यान से देखें, ए डी ई ट्राइंगल के अंदर मैंने सिंपल क्या किया, हाफ इंटू बेस, बेस डी ई क्यों लिया, ये बात क्लियर है, रटने की जरूरत नहीं, समझ आ गया ना। ए डी परपेंडिकुलर और सॉरी ई एफ क्या है? परपेंडिकुलर हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ गया एरिया। अब बात उठती है डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। मुझे कौन बताएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई क्या होगा? कैन एनीबडी सजेस्ट मी व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई? गलत भी है तो कोई बात नहीं, कोशिश तो करो। बेस क्या हुआ? डी बी ई का बेस क्या हुआ? हाफ इंटू बीई। बीई, बी को बेस क्यों कहा तुमने? क्या बी के ऊपर कोई बी पे कोई परपेंडिकुलर गिर रहा है? अरे परपेंडिकुलर तो यहाँ से ए डी पे ऊपर आके गिरा ना, तो इस बी पे तो कोई परपेंडिकुलर है नहीं। ट्राइंगल डी बी ई में कहाँ है परपेंडिकुलर? कहीं नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी है डी ई। अच्छा, 90% स्टूडेंट्स, मैं यही सुनना चाहता था। जनरली परपेंडिकुलर क्या लेते हैं? आपकी गलती नहीं है, तो ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। जनरली इसकी जो हाइट लेते हैं वो क्या लेते हैं? लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या ले लिया? डीबी, और हाइट क्या ले ली? डीई। इज दैट क्लियर? This is your bad luck because you have not done inequality of triangle at the 9th level. कॉन्ग्रुएंसी का जो लास्ट चैप्टर था वह है इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स, वो आपने नहीं किया, राइट। और उसकी सफरिंग क्या होगी ये तुम्हें फ्यूचर बताएगा। ये उसी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू इट्स बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? हमेशा शॉर्टेस्ट, परपेंडिकुलर हैज टू बी ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्यों परपेंडिकुलर को ही शॉर्टेस्ट लेते हैं?
ये लास्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल की एनसीईआरटी का, राइट। और उसके ऊपर कम से कम 4 डजन क्वेश्चंस आरडी शर्मा में है इनइक्वालिटी से रिलेटेड। तो जिसको जी की तैयारी करनी है उसको वो काम करना चाहिए, नहीं तो इंस्टीट्यूट जी के लिए पैसे तो सारे ले लेंगे, पैसा किसे बुरा लगता है। और सिलेक्शन कितनों का होगा नोज बेटर अबाउट, और कितनी बड़ी गड़बड़ होती है ये कल रात मेरे पास एक 11वीं में एडमिशन हुआ है, उससे पता लगा है मुझे, और जनरली ऐसा होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से कि जो EF है वो इसका परपेंडिकुलर है, ना कि DE परपेंडिकुलर है। कैसे, इसे मैं अब जस्टिफाई कर रहा हूं। ये देखो, मैंने अलग टुकड़ा निकाल दिया इसका, एग्रीड। DBE ई वर्टेक्स है, राइट। E से ये F जा रहा है ना, यूं ये E से F है ना, और ये यहां तक जुड़ा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखें, ये 90 डिग्री है या नहीं। तो EFD एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया या नहीं, EFD एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो आप खुद सोचो, जब EFD पक्का दिख रहा है यहां पर, EFD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और EFD अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो DE क्या हो गया इस राइट एंगल ट्राइंगल का, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज बी द लॉन्गेस्ट साइड, और परपेंडिकुलर हैज टू बी द शॉर्टेस्ट साइड, राइट। वो क्यों है, इज ए पार्ट ऑफ द 9th क्लास, क्योंकि तुमने पढ़ा भी नहीं, लेकिन फिलहाल इतना याद रखना, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू इट्स बेस, राइट। तो इसीलिए आपने डी आंसर दिया, क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं है। तो DE को आप नहीं लेंगे, हाइट क्या लेंगे, इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, ये EF होगी या नहीं। EF इज नॉट ओनली द हाइट फॉर ADE, EF is also the height for DBE. Is it clear or not? ये बात समझ आ गई। ये क्यों है, क्योंकि एक बात तो आपको समझ आ ही गया होगा कि DE हाइपोटेन्यूज हो गया नहीं, और हाइपोटेन्यूज तो किसी भी कीमत पर शॉर्टेस्ट तो हो नहीं सकता, परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता, वो परपेंडिकुलर यही होगा। तो EF is the perpendicular, EF is not only the height of ADE but it's also the height of DBE, right? एक कॉन्सेप्ट जो आपने नहीं पढ़ा, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो एरियाज ट्राइंगल से रिलेटेड है, मैं इस लोगों को अपने इस एडवांस लेवल में सारा करा दूंगा, और 10th के बोर्ड के पेपर के बाद भी कराऊंगा, ठीक है ना। जो रह जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट EF, हाफ इंटू बेस DB इंटू हाइट EF। तो यहाँ हम DE नहीं लिखेंगे, DE को हम यहाँ हट क्यों नहीं रहा, खराब हो गया। यहाँ लिख दूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE divided by area of triangle DBE is half into base into height divided by half into base DB into height EF. I hope this point is clear. इतना क्लियर है सबको, ऑनेस्टली स्पीकिंग सब माइंडफुली बैठे हो ना यहाँ। ये गलत है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो EF से EF कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो रेशो ADE DBE की क्या आ गई, AD अपॉन DB, राइट। और मान लिया इसको मैंने कह दिया फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AD बाई DB। आ गया है नहीं। अब आप देखो, यहां हमने पेयर ऑफ ट्राइंगल्स लिए ना, एक ट्राइंगल कौन सा लिया ADE, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया DBE। अब मैं दोबारा पेयर ऑफ ट्राइंगल लूंगा, कौन सा
ADE, राइट, और ECD, इनफैक्ट AED एंड ECD। देखो यहां मैंने लिया था ADE, DBE, अब मैं लूंगा AED, ECD। क्या इस फिगर में दो ट्राइंगल मिल रहे हैं या नहीं? एक तो ADE के साथ DBE मिल रहा है, और AED, ADE एक ही तो बात है, राइट। यानी कि जो ऊपर का हिस्सा ट्राइंगल का दिख रहा है, इस ऊपर वाले हिस्से की रेशियो मैंने किस ट्राइंगल से ली? DBE। क्या मैं ECD से नहीं ले सकता? ये भी तो ले सकता हूं, राइट। तो यहां एंड आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AED ECD ले लिया। पहले क्या लिया था? DBE, अब क्या लेंगे? ECD, राइट। बोर्ड एग्जाम के अंदर जैसे ही आप इसे ऐसा लिखेंगे, उसके बाद सीधा लिखेंगे सिमिलरली, यू डोंट हैव टाइम, सिमिलरली दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन हम तो यहां समझ रहे हैं ना, तो हम इसे डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? अब वो मैं आपको यहां रफली समझा रहा हूं। समझाने के लिए समझा रहा हूं, यहाँ कोई बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, इट वुड बी ए वेस्टेज ऑफ टाइम। मार्क्स 3 मिल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। तो अगर मुझे AED और ECD ट्राइंगल को कंसीडर करना है, तो अब मैं क्या करूंगा? यहां से परपेंडिकुलर गिराऊंगा DG। पहले कहां से परपेंडिकुलर लिया था? जब पेयर ट्राइंगल लिया था ADE DBE, तो ट्राइंगल परपेंडिकुलर लिया EF, राइट। और अब हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं DG। क्यों ले रहे हैं DG परपेंडिकुलर? क्योंकि मुझे ECD की भी तो हाइट चाहिए। इज दैट क्लियर? तो DG अगर मेरा रहा तो मैं क्या लिखूंगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड अगेन हाफ इंटू EC बेस इंटू हाइट DG कैंसल, हाफ एंड हाफ कैंसल, आ गया ना AE डिवाइड बाई EC, राइट। लेकिन ये बोर्ड में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख देना बस। लिख सकते हैं या नहीं? समझाने के लिए मैंने यहाँ आपको बता ही दिया। तो चूंकि बोर्ड में इसे सिमिलरली लिखना है, तो ये फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, राइट। सीधा लिख सकते हैं या नहीं, राइट। ये आपको क्लास नोट्स मिल ही जाएंगे, आपको रिमाइंड रखने, याद रखने के लिए कि मैंने यहाँ किया क्या है। प्लीज यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देना। क्या ये क्लियर है? तो अब देखो, ये सेकंड हो गया। अब दूसरी सबसे बड़ी कमी बता रहा हूं, जिन्होंने सिलेबस डिसाइड किया है। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय दिस इक्वल टू AD बाई DB आ गया। यानी कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस, फिगर के साथ समझा रहा हूं आपको, हमने क्या किया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय DB, राइट। और क्या प्रूव किया फिर हमने? एरिया ऑफ ट्राइंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इज इक्वल टू AE बाई EC। क्या ये सबको क्लियर? अब तक मैंने ये समझाने की कोशिश की थी, यहां तक कोई डाउट? अब जरा लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर को देखो, दोनों के लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर को देखो। ADE है ना, और AED, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, ये और ये दोनों सेम है या अलग है? यानी कि द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड
एज फॉर द लेफ्ट हैंड साइड इज कंसर्न आर आइडेंटिकल। अगर डिनोमिनेटर भी आइडेंटिकल हो जाए तो फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया या नहीं? अगर डिनोमिनेटर भी फर्स्ट का और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड का, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर ये और ये भी इक्वल हो जाए, यानी कि हम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल डी बी ई, राइट, का जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाए? एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी के। न्यूमरेटर तो ऑलरेडी आइडेंटिकल है, डिनोमिनेटर भी आपस में सेम अगर हो गया तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया। अगर पूरा लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली सेम आ गया, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और यही तो प्रूव करना था, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। द होल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रूव नाउ दीज टू ट्राइंगल्स टू बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ देयर एरियाज। दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि किस आधार पे कह सकता हूं कि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज सेम है? नहीं, ये 9th क्लास के अंदर लाइन एंगल्स एंड ट्राइंगल्स पढ़ने के बाद इस साल तो और बुरा हाल कर दिया। तुमने ट्राइंगल्स तो पढ़ा था, लाइन एंगल्स और ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री से रेलेवेंट, वो खत्म, लाइन एंड एंगल्स है। अब दूसरा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के अंदर 2 चैप्टर के बाद वो भी खत्म। तीसरा क्वाड्रिलेटरल, उसकी 3 एक्सरसाइज थी, 2 तीसरी खत्म, राइट। तो चौथा था एरियाज। एरियाज तुमने भी नहीं किया, राइट। तो एरियाज है ही नहीं। ये जो इसका रीज़न है ये एरियाज से रिलेटेड है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें, ट्राइंगल डी बी ई का बेस क्या है? डी बी ई का बेस क्या है? डी ई और नॉट। और ई सी डी का भी बेस क्या है? डी ई सी डी। दोनों ट्राइंगल के बेस सेम है या नहीं? दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पर लाई कर रहे हैं, डीई पर। और दोनों ट्राइंगल डीई और बीसी पैरेलल लाइन के बीच में है, राइट। इफ ए पेयर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड आर एग्जिस्टिंग बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरियाज। ये प्रूफ करना, ये थ्योरम है, राइट। इसका कंप्लीट प्रूफ है एरियाज के अंदर कि भाई अगर 2 ट्राइंगल उनका बेस समान है और वो दोनों ट्राइंगल्स किन्हीं 2 लाइन के पैरेलल में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। यहाँ ये रीज़न हम लिखेंगे। क्या अधिकार है इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछने का जब तुमने इसका रीज़न ही 9th क्लास से एलिमिनेट कर दिया? अब आप लिख रहे हो ना इसे, यानी कि आप लिख रहे हो तो मजदूर हो, आपको किसी ने, आपने तो समझा भी नहीं इसका रीज़न क्या है, पर आपने लिखना है। तो ये एक सबसे बड़ी गड़बड़ है या नहीं? तो अब हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड तो ठीक है, राइट। अब हमारा जो थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड है, थर्ड हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू ई सी डी, राइट। ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा और इसको मैं थर्ड कहूंगा और इसका रीजन जरूर लिखूंगा। रीजन जरूर लिखना है, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। रीजन ये है, ट्राइंगल्स on the same base, है base DE and between same parallels DE and BC। मैंने मार्च में कराया भी था इसे, है ना, DE and BC, right। Triangles on the same base DE and between same parallel DE and BC are equal in areas। अगर आपने इसका रीज़न नहीं दिया तो आपको 3 में से 1.5 मार्क मिलेंगे इसका, क्योंकि सारे आंसर का कंक्लूजन इस थर्ड एक्सप्रेशन पे ही तो लाई करता है। और फिर फाइनली लिखेंगे यहाँ फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब आप देखो ना, इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड आइडेंटिकल हो गया है नहीं, तो राइट साइड ऑटोमेटिकली सेम हो गए। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। इस BPT थ्योरम पे कम से कम 20 to 30 क्वेश्चंस हैं।
और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बोर्ड के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है।